हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द क्रिएटर्स पे। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग इकोनॉमिक्स का चौथा लेसन पढ़ चुके थे लोग, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। इसके आगे की वीडियो और इसके आगे के चैप्टर हम लोग अब शुरू कर रहे हैं जो हमारा 10th क्लास के इकोनॉमिक्स का लेसन 5वां है। और 5वें लेसन का नाम है रोजगार और सेवाएँ। आपको याद होगा हम लोग पहला चैप्टर जब पढ़ रहे थे लोग, उसमें हमने पढ़ा था एक बार तृतीयक क्षेत्र को मुख्य रूप से जो सारे रोजगार होते हैं उन्हें तृतीयक क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। उसी से मिला जुला यह चैप्टर है और थोड़ा सा यह माने अनइंटरेस्टेड कह सकते हैं कि यह वह चैप्टर है जिसे पढ़ने में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट की संभावना नहीं रहेगी। देखिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं, अपने चैप्टर पर आते हैं रोजगार और सेवाएं में। तो जब कोई व्यक्ति, किसी प्रकार का व्यक्ति, चाहे वो कोई भी काम करे, मतलब कि शारीरिक मानसिक कोई भी काम करे, तो जब कोई व्यक्ति अपने परिश्रम एवं शिक्षा के आधार पर, मतलब कोई भी व्यक्ति जो अपने मेहनत के आधार पर या फिर अपनी शिक्षा के आधार पर अपने जीविकोपार्जन अपने जीवन यापन के लिए कुछ धन एकत्रित कर लेता है और उस एकत्रित धन को यदि वह निवेश करता है तब रोजगार क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग सेवा, रोजगार या सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई व्यक्ति 1 साल 2 साल या 3 साल अपने मेहनत के दम पर कुछ पैसा एकत्रित करता है, या फिर वो टीचर है तो पढ़ा कर कहीं पे अपना पैसा एकत्रित कर लेता है और कुछ समय पश्चात वो खुद से अपना एक इंस्टीट्यूट, अपना कोचिंग या स्कूल खोल लेता है। तब जब वो अपने स्कूल खोलेगा तो वो सारा काम तो खुद करेगा नहीं, किसी और से वो अन्य विषयों की पूर्ति, अन्य विषय के शिक्षक रखेगा। तो यानी वो 5 या 6 अन्य टीचर रख रहा है तो 5 या 6 व्यक्ति को तो रोजगार मिलेगा। तो 5 और 6 व्यक्ति को जो रोजगार मिला तो वहीं क्या कहलाएगा, सेवा क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपने परिश्रम या शिक्षा के आधार पर अपने जीवन यापन के लिए कुछ धन एकत्रित करता है और उस एकत्रित धन को यदि वह निवेश करता है तब रोजगार क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे हम सेवा, रोजगार या सर्विस सेक्टर कहते हैं। इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि रोजगार और सेवाएं दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपको याद होगा पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि आर्थिक विकास के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। यह भी आपको याद होगा कि प्राथमिक क्षेत्र का अन्य नाम क्या होता है, कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का अन्य नाम कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र का अन्य नाम औद्योगिक या फिर उद्योग क्षेत्र, और तृतीयक क्षेत्र का अन्य नाम सेवा क्षेत्र होता है। यह हमने पहले ही पढ़ चुका है पहले लेसन में। अगर आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा हो तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, वहाँ से आप इसको पुनः पहला चैप्टर को पढ़ते हुए आप अपनी कंटिन्यू पढ़ाई जारी रख सकते हुए हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र जिसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन ये सारे काम आते हैं, जिसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार के उद्योग आते हैं, जिसे औद्योगिक क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार की सेवाएं आती हैं, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ये 3 टॉपिक है। इसके अलावा आपको यह भी याद होगा कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र का है। यहाँ पर देखिए आप कि तृतीय क्षेत्र का अन्य नाम सेवा क्षेत्र है। इसका अन्य नाम सेवा क्षेत्र इसलिए है क्योंकि जितनी प्रकार की रोजगार होती है, सर्विस होती है, वो इसी के अंतर्गत आती है। देखिए, सेवा, सर्विस, सेवाएं। सेवा 2 प्रकार की होती है, एक होती है सरकारी सेवा और एक होती है गैर सरकारी सेवा। कहने का मतलब यह है कि एक होता है गवर्नमेंट वाला जॉब और एक होता है प्राइवेट जॉब, यही है। तो सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी। सरकारी सेवा क्या है, तो जब देश एवं राज्य की सरकार, या फिर जब देश एवं नहीं होगा या होगा, जब देश या राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है। जब देश या राज्य की सरकार लोगों को उनके काम के बदले मासिक वेतन देती है और उनसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य पूर्ण कराती है, तो वह सेवा कहलाती है सरकारी सेवा। जैसे सैन्य सेवा, सेना में जो व्यक्ति नौकरी करता है, जैसे रेल सेवा, जो व्यक्ति रेलवे का कर्मचारी हो, जैसे शिक्षा सेवा, जो व्यक्ति शिक्षक हो, कहीं पे प्रोफेसर हो, ये सारे। देखिए, नौकरियों के 2 प्रकार में हम यह कह सकते हैं कि या तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होगी या फिर आपको स्टेट गवर्नमेंट की जॉब होगी। जैसे यदि आप सेना में नौकरी कर रहे हैं या रेलवे में नौकरी कर रहे हैं तो आप देश की नौकरी कर रहे हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। और यदि आप शिक्षा सेवा में जॉब कर रहे हैं, किसी हाई स्कूल, किसी मिडिल स्कूल में टीचर है, तो आप राज्य सरकार की नौकरी कर रहे हैं। तो जब देश या राज्य की सरकार आपसे कुछ काम कराएगी, सेना में है तो सेना वाला काम, रेलवे में है तो रेलवे वाला काम, और शिक्षा में है तो शिक्षक वाला काम, और आपको उस काम के बदले पर माह पैसा देगी।
आपको पता है कि नौकरी में हर माह वेतन मिलता है, तो उनसे जो पैसा मिलेगा उस पैसे के बदले आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। इसी को कहते हैं सरकारी सेवा, जैसे सैन्य सेवा, शिक्षा सेवा, रेल सेवा इत्यादि। अब आते हैं हम लोग गैर सरकारी सेवा पर। देखिए, जब सरकार अपने द्वारा संचालित किसी योजना को गैर सरकारी संस्था द्वारा पूर्ण कराती है, कहने का मतलब यह है जैसे कि सरकार ने कौशल विकास योजना या प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना वाली योजना शुरू की, या फिर सरकार ने मनरेगा को शुरू किया। अब मनरेगा के तहत लोगों को काम करना है, तो मनरेगा के तहत जो व्यक्ति गरीब मजदूर काम कर रहा है, योजना कैसी है? सोचिए, मनरेगा के बारे में आपने पहले पढ़ा है, तो मनरेगा योजना कैसी है? सरकारी। लेकिन क्या मनरेगा के तहत काम करने वाला मजदूर अपनी नौकरी को सरकारी नौकरी कहेगा? नहीं कहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब सरकार अपने द्वारा संचालित किसी योजना को गैर सरकारी संस्था या व्यक्ति द्वारा पूर्ण करे, जैसे मनरेगा सरकारी योजना है लेकिन काम करने वाला व्यक्ति प्राइवेट, अथवा लोग स्वयं अपने प्रयास से ऐसी सेवाओं के सृजन यानी कि सेवाओं को शुरू करते हैं और उससे लाभ कमाते हैं, तो वह सेवा गैर सरकारी सेवा कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि एक टॉपिक आपने यह देखा कि यदि हम मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं तो मनरेगा योजना सरकारी है लेकिन काम करने वाला व्यक्ति प्राइवेट है। इसके अलावा हम यह भी देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति अब खुद से टीचर हो, प्राइवेट टीचर हो, कोई व्यक्ति अस्पताल चलाता हो, तो अस्पताल भी दो प्रकार के होते हैं, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल। कोई व्यक्ति स्कूल चलाता हो, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, कोई व्यक्ति यातायात सेवा दे रहा हो यानी प्राइवेट बस और सरकारी बस, तो ये सारी सेवाएं क्या कहलाती हैं? गैर सरकारी सेवा। तो जब सरकार अपने द्वारा संचालित किसी योजना को गैर सरकारी संस्था द्वारा पूर्ण कराती है अथवा लोग स्वयं अपने प्रयास से ऐसी सेवाओं के सृजन से लाभान्वित होते हैं, तो उस सेवा को गैर सरकारी सेवा कहते हैं। पुनः दोहरा देते हैं कि जब देश या राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है और उनसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य पूर्ण कराती है, तो उसे सरकारी सेवा। और जब सरकार अपनी किसी योजना को खुद से न बल्कि किसी संस्था द्वारा, किसी प्राइवेट संस्था द्वारा पूर्ण कराती है, तो गैर सरकारी सेवा। या लोग खुद से ऐसा काम करते हैं जो करना चाहिए सरकार को, या सरकार भी करती है और हम लोग भी करते हैं, तो वो कहलाती है गैर सरकारी सेवा। जैसे कि आप लोग ले सकते हैं हम शिक्षा सेवा को, यानी प्राइवेट शिक्षक को आप ले सकते हैं। जैसे हम ले सकते हैं चिकित्सा सेवा को। चिकित्सा सेवा का मतलब हो गया जैसे कोई प्राइवेट अस्पताल, तो हम चिकित्सा सेवा को ले सकते हैं। इसके अलावा हम यातायात सेवा को ले सकते हैं, प्राइवेट सर्विसेज जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों को पहुंचाए, तो ये सारी हो गई गैर सरकारी सेवाएं। इसके बाद हम लोग बोर्ड साफ करके दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपने अगले टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ टॉपिक लिखा हुआ है हमारे 5वां लेसन में कि सेवा क्षेत्र का महत्व बताइए, अर्थात इम्पोर्टेंस बताना है हमें थर्ड सेक्टर का, सर्विस सेक्टर का। देखिए, सेवा क्षेत्र का महत्व को हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं लोग कि सेवा क्षेत्र का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि सेवा क्षेत्र अगर बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो लोगों के पास आय आएगी, और लोगों के पास आय आएगी तो राज्य के साथ साथ देश का भी विकास होगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए, हम लोग इसको ऐसे भी डील कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि जब कोई व्यक्ति कुछ उत्पादन करता है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसने कि धान का उत्पादन किया, ठीक। धान के उत्पादन करने के पश्चात यह इस धान को चावल के रूप में बदल देता है। जब इसने धान का उत्पादन किया तो धान 15 रुपये केजी बिक रहा था। जब इसने इसे चावल में बदल दिया तो यह 22 रुपये किलो बिक गया। फिर जब चावल को इसने और शुद्ध करके प्लास्टिक में पैक करके और तब इसे इसने बेचा एक कंपनी की तरह, तब जाकर यह चावल मान लेते हैं 40 या 35 रुपये किलो हो जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 15 रुपया केजी वाला जो धान था वो अब 35 या 40 रुपये प्रति केजी वाला चावल में बदल गया, प्लास्टिक पैक होने का, एक ब्रांड का लेबल चढ़ने के कारण। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है वैल्यू एडेड, यानी कि जब किसी व्यक्ति के निजी प्रयास द्वारा कहेंगे कि जब किसी व्यक्ति के प्रयास द्वारा किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाए, जब किसी व्यक्ति के प्रयास द्वारा किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाए, तो यह जो प्रक्रिया है वो कहलाती है वैल्यू एडेड। तो आप याद रखेंगे कि वैल्यू एडेड क्या है। तो वैल्यू मतलब मूल्य, ऐड मतलब बढ़ना। तो वस्तु का मूल्य कब बढ़ रहा है? तो जब कोई व्यक्ति अपने खुद के प्रयास से किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि कर देता है तो यह प्रक्रिया वैल्यू एडेड कहलाती है। चलिए अगला टॉपिक, आउटसोर्सिंग क्या है। देखिए लिखा है कि जब बहुराष्ट्रीय या अन्य कंपनियां
जब बहुराष्ट्रीय या अन्य कंपनियां अपने वस्तु का उत्पादन अपने देश या अपनी संस्था द्वारा नहीं करके किसी दूसरे देश में या अन्य संस्था द्वारा पूर्ण कराती हैं। एक बार और पढ़ते हैं। जब बहुराष्ट्रीय या अन्य कंपनियां अपने वस्तु का उत्पादन अपने देश या अपनी संस्था द्वारा नहीं करके किसी दूसरे देश में या किसी दूसरी संस्था द्वारा पूर्ण कराती हैं, मैंने अपने वस्तु का उत्पादन कराती हैं, तो यह प्रक्रिया आउटसोर्सिंग या फिर इसका हिंदी नाम होता है बाह्य स्रोत कहलाती है। देखिए, कहने का मतलब यह है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, पहले इसको देखते हैं। लिखा है बहुराष्ट्रीय कंपनी वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में अपने वस्तु का उत्पादन एवं व्यापार करती हो। जैसे आपने देखा होगा सैमसंग, एप्पल, नोकिया, कोका कोला, पेप्सी, ये सारी टाटा मोटर्स, हीरो होंडा, ये सारी वे कंपनियां हैं जो अपने वस्तु का उत्पादन केवल किसी एक देश में नहीं करती हैं और केवल किसी एक देश में व्यापार नहीं करती हैं। हर देश में आपको सैमसंग का मोबाइल, कोका कोला, आपको नोकिया, आपको एप्पल, ब्लैकबेरी, ये सारे चीज़ वस्तु मिल जाएंगे। तो वह कंपनी जो अपने वस्तु का उत्पादन अपने देश में नहीं बल्कि बहुत सारे देशों में करती हो और उत्पादन भी विभिन्न देशों में करती हो, तो वो कंपनी कहलाती है बहुराष्ट्रीय कंपनी। जैसे आप कह सकते हैं सैमसंग, नोकिया, कोका कोला, टाटा मोटर्स इत्यादि। तो कोई पूछे बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, तो वह कंपनी जो अपने वस्तु का उत्पादन एक से अधिक देशों में करती हो और व्यापार भी एक से अधिक देशों में करती हो, तो यह प्रक्रिया कहलाती है बहुराष्ट्रीय कंपनी। आउटसोर्सिंग क्या है, तो जब सैमसंग की कंपनी अपने वस्तु का उत्पादन अपने देश में न करके, क्योंकि लिखे हैं जब बहुराष्ट्रीय या अन्य कंपनियां अपने वस्तु का उत्पादन अपने देश या अपनी संस्था द्वारा नहीं करें, तो मतलब कि जब दक्षिण कोरिया की जो कंपनी है सैमसंग, वह अपने वस्तु का उत्पादन अपने देश में नहीं करके किसी दूसरे देश अर्थात चाइना, भारत, अमेरिका, इन सभी देशों में अपने वस्तु का उत्पादन करती है और बेचती है। वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि हो सकता है कि चाइना में या भारत में उसे कच्चा माल सस्ते दर पर मिल पाए। जैसे कि भारत की भी एक कंपनी है डाबर, जो अपने वस्तु का उत्पादन भारत में नहीं करके नेपाल में करती है, क्योंकि उसे वहाँ ज़मीन, श्रमिक, संसाधन, बहुत सारे चीज़ ऐसे कच्चे माल है वो उसे सस्ते दर पर मिल जाएंगे। तो जितनी भी कंपनियां होती हैं उनका उद्देश्य यही होता है कि हम कम से कम लागत में अधिक से अधिक वस्तु को उत्पादन कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा नाफा कमा पाएँ। यानी कि यदि हम किसी वस्तु को बनाने में 10 रुपये खर्चा कर रहे हैं, तो हम सोचेंगे कि यदि इस वस्तु को हम 5 में बना ले तो हमें ज़्यादा मुनाफा होगा। तो वही बात है कि जब सैमसंग की कंपनी अपनी वस्तु का उत्पादन दक्षिण कोरिया में न करके चाइना में करे, अब जब डाबर की कंपनी अपने वस्तु का उत्पादन भारत में न करके नेपाल में करे, तो यह प्रक्रिया कहलाती है आउटसोर्सिंग। क्लियर है। इसके अलावा अब आते हैं हम लोग आधारभूत संरचना या आधारिक संरचना पर। अगला टॉपिक आपको याद होगा, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि वे सभी संरचनाएं जो किसी देश की आर्थिक विकास में सहायक होती हैं, वे सभी संरचनाएं जो किसी देश के आर्थिक विकास में सहायक होती हैं उसे आधारभूत, आधारिक या आर्थिक संरचना कहते हैं। जैसे बिजली, शिक्षा, परिवहन, संचार। तो बिजली का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, परिवहन का विकास हो, संचार का विकास हो, सबसे देश का विकास होगा। एक क्वेश्चन जो हमारे लघुत्तरीय में दिया हुआ है कि इसका महत्व बताइए। तो देखिए, आधारिक संरचना का महत्व क्या होगा, इसका महत्व यही ना होगा यदि देश का विकास हो रहा है, बिजली का विकास हो रहा है, शिक्षा का विकास हो रहा है, यानी कि लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलेगा, एक स्कूल से 2 स्कूल होगा, तब ज़्यादा टीचर चाहिए, तो ज़्यादा टीचर चाहिए तो फिर नए लोगों को नौकरी मिलेगा। तो बिजली का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, परिवहन, रेलवे, सड़क मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग, ये सब का विकास होगा, तो क्या होगा, रोजगार बढ़ेंगे। तो आधारभूत संरचना क्या है, तो वे सभी संरचनाएं जो किसी देश के आर्थिक विकास में सहायक होती हैं उन्हें आधारभूत या आधारिक संरचना कहते हैं। महत्व पूछिए तो इनके विकास से लोगों को रोजगार बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो सेवा क्षेत्र का विकास होगा, साथ ही साथ देश का विकास होगा। आते हैं हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो हम लोग पढ़ लिए कि वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में अपने वस्तु का उत्पादन एवं व्यापार करती है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, जैसे सैमसंग, नोकिया, कोका कोला, टाटा मोटर्स। अब आते हैं रोजगार सृजन के रूप में सेवा क्षेत्र की भूमिका पर। रोजगार बढ़ाने में सेवा क्षेत्र की क्या भूमिका है, तो देखिए रोजगार बढ़ाने में सेवा क्षेत्र में क्या होता है कि लोगों को काम मिलता है और वह व्यक्ति यदि प्रशिक्षित है तब भी उसे काम मिलेगा उसके टाइप का, आधा जानता है, आधा काम जानता है उसके बारे में, उसके लिए भी रोजगार है,
बिल्कुल नहीं जानता है उसके लिए भी रोज़गार है, और जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए भी रोज़गार है। कहने का मतलब यह है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं हम कि हमको स्कूल चलाना हो तो हमको एक हेडमास्टर चाहिए, एक अच्छे से हर विषय के टीचर चाहिए। तो ये लोग तो ट्रेंड होंगे, प्रशिक्षित होंगे, या फिर थोड़े बहुत कम प्रशिक्षित होंगे। इसके अलावा यदि हमको रजिस्टर लिखने वाला कोई व्यक्ति चाहिए, हमको कंप्यूटर पर काम करने वाला कोई व्यक्ति चाहिए, हमको घंटी लगाने वाला कोई व्यक्ति चाहिए, हमको बस चलाकर बच्चों को यहाँ तक लाने वाला कोई व्यक्ति चाहिए, तो हर किसी के लिए कोई ना कोई अलग काम है। जो अप्रशिक्षित है घंटी लगाने वाला काम करेगा, वो टीचर को गाइड करने वाला काम करेगा, वो बच्चों को देखने वाला काम करेगा। तो यानी कि रोजगार सृजन के रूप में सेवा क्षेत्र की यह भूमिका है कि यह प्रशिक्षित, अर्ध प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित, अकुशल इन सभी के लिए रोजगार उपलब्ध कराता है। क्लियर है? आगे 21वीं सदी में भारत विश्व को सेवा प्रदाता के रूप में आप कैसे देख रहे हैं कि ये जो समय अभी चल रहा है उसमें भारत विश्व के लिए क्या कर सकता है। आपने यह बात सुनी होगी कि भारत के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो वह यह है कि भारत की जनसंख्या काफ़ी अधिक है। एक एग्जाम्पल सोचिए कि भारत की जो यह 121.08 करोड़ जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान में 135 या 133 करोड़ की जो जनसंख्या है, यदि इसमें से 50, 60 या फिर 80% लोग काम करने लगे तब क्या होगा। लोग काम नहीं करते हैं, इसीलिए यह अभिशाप है। यदि आप एग्जाम्पल सोचिए कि 10 में से 2 काम करते हैं तब 10 को खिलाना है, तब महंगा है, तब दिक्कत है। लेकिन 10 में से यदि 8 काम करने लगे तब उस घर का विकास कितना तेज़ी से होगा। तो 133 करोड़ की जनसंख्या में अगर 80%, 70% लोगों को काम मिलने शुरू हो जाए और लोग खुद से कोई काम करने लगे, चाहे वो खुद से कोई रोजगार शुरू करें, चाहे उनको नौकरी मिलने लगे, तब भारत में क्या होगा, उत्पादन का स्तर बढ़ जाएगा, क्वालिटी अच्छी मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, वस्तु का उत्पादन ज़्यादा होगा, आय ज़्यादा आएगी और 21वीं सदी में भारत विश्व को सबसे अधिक सेवाएं देता रहेगा। इसके अलावा आप यह भी देखते होंगे कि वर्तमान समय में जितने भी इंजीनियर, अच्छे अच्छे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, इसके अलावा अंतरिक्ष विज्ञान में काम करने वाले वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, ये जो सारे लोग हैं वो आज भी कहीं ना कहीं ब्रिटेन में, चीन में, अमेरिका में यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यानी कि भारत विकसित है, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी होता है कि भारत के लोग अपने देश में सेवा देने के बजाय किसी दूसरे देश में जाकर सेवा दे रहे हैं। तो 21वीं सदी में भारत को विश्व के सेवा प्रदाता के रूप में इस प्रकार देख रहे हैं कि भारत भी विकसित कर सकता है और इसके अलावा भारत के लोग भी आज भी कहीं ना कहीं किसी दूसरे देश में अपनी सेवा दे रहे हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवा हो, चाहे वो अंतरिक्ष सेवा हो, चाहे वो इंजीनियरिंग सेवा हो, चाहे वो मेडिकल सेवा हो, कुछ भी हो, आज भी भारत के लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। इसे आप मिटाकर इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अलग अलग देखते हैं। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पर आते हैं। देखिए लिखा है कि हमें थोड़ा सा जानने हैं इस चैप्टर में आर्थिक मंदी के बारे में। आर्थिक मंदी क्या है, तो आपने कहीं पे 2 प्रकार की आर्थिक मंदी के बारे में सुना होगा और तीसरी आर्थिक मंदी शायद अब इस कोरोना महामारी के बाद आ ही जाएगी। तो विश्व में 2 बार, एक पहले बार आर्थिक मंदी आई थी 1929 में और एक बार आर्थिक मंदी आई थी 1991 में। जो 1929 वाली आर्थिक मंदी है वो हमें इतिहास में पढ़नी है और जो 1991 वाली आर्थिक मंदी है वो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। देखिए आर्थिक मंदी होता क्या है, तो आर्थिक मंदी एक ऐसी प्रक्रिया है जब अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र, आर्थिक विकास के जो 3 क्षेत्र हम पढ़ते हैं, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का विकास रुक जाए। यानी ना कृषि का विकास हो, ना उद्योग का विकास हो, ना सेवा का विकास हो। इसके अलावा वस्तुओं का दाम बढ़ जाए लेकिन लोगों के पास खरीदने के लिए भी पैसा ना हो, श्रमिकों की छटनी होने लगे, यानी लोगों को काम से हटाया जाने लगे, लोगों के पास पैसा ना हो, तो वह जो मंदी आती है वो आर्थिक मंदी कहलाती है। एक बार 1929 में आई थी, एक बार 1991 में आई थी। हमें 1991 पढ़ना है इस चैप्टर में। देखिए 1991 में जो आर्थिक मंदी आई थी वो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, हमें मुख्य रूप से यही पढ़ना है। आप लोग को याद होगा पंचवर्षीय योजना में भी हमने इस टॉपिक के बारे में आप लोग डिस्कस किया था। तो 1990-91 की जो आर्थिक मंदी थी उसके निपटने के लिए भारत सरकार ने क्या किया कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पी.वी. नरसिम्हा राव। याद रखिएगा 1991 की आर्थिक मंदी के समय भारत के प्रधानमंत्री थे पी.वी. नरसिम्हा राव और भारत के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनके द्वारा भारत का जो 49 क्विंटल सोना था आरबीआई में गिरवी रखा हुआ था, उसे आरबीआई में रखा हुआ था, उसे लेकर बैंक ऑफ इंग्लैंड
में गिरवी रखा गया, तब जाकर भारत ने अपना 49 क्विंटल सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखा, कुछ पैसा वहाँ से भारत में आए और भारत में नई आर्थिक नीति लागू किया गया, जिसके बारे में आपने पहले ही पढ़ा होगा कि नई आर्थिक नीति भारत में कब लागू हुई थी। तो आप याद रखें कि नई आर्थिक नीति भारत के तौर पर पूछे तो 1991 में लागू हुई थी, जिसके तहत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को लागू किया गया। इन दोनों टॉपिक के बारे में हमें अगले चैप्टर में पढ़ना है, हम लोग केवल वैश्वीकरण को पढ़ लेते हैं यहाँ पर केवल। देखिए, उदारीकरण को थोड़ा सा बता देते हैं। उदारीकरण का मतलब होता है कि व्यापार में लगने वाले सारे प्रतिबंध को हटा देना। निजीकरण का मतलब होता है कि सरकार जिस कंपनी को खुद से नहीं चला पा रही है, जिस संस्था को नहीं चला पा रही है, उसे निजी व्यक्ति के हाथ में बेच देना या सौंप देना। वैश्वीकरण क्या है? तो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन आज के समय में 1991 के बाद क्या किया गया कि कोई भी देश अपने आप को पूर्णतः समाजवादी और पूर्णतः पूंजीवादी नहीं कह सकता है। जैसे हम देख रहे हैं कि सैमसंग जो दक्षिण कोरिया की कंपनी है, वो अपने वस्तु का उत्पादन चीन में कर ले रही है। तो वो कैसे कर रही है, जबकि वहाँ तो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, हमने पढ़ा था पहला चैप्टर में। वो इसलिए कर रही है क्योंकि वहाँ पर क्या लागू हो चुका है? वैश्वीकरण लागू हो चुका है। कहने का मतलब यह है कि विश्व का कोई भी देश हो आज पूर्णतः समाजवादी नहीं है, पूर्णतः पूंजीवादी नहीं है। लगभग अब देश मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना रहे हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु का उत्पादन करके पैसा कमाना होता है। तो वैश्वीकरण क्या है? तो वैश्वीकरण में एक लाइन में याद करेंगे कि वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विश्व की सभी, कितनी अर्थव्यवस्थाएं? 3, सभी अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है। इससे यह फायदा होगा कि इससे सेवा क्षेत्र का विकास होगा, यानी लोगों को नौकरी ज़्यादा मिलेगी। नई नई कंपनियां अगर भारत में आ रही हैं तो नौकरी ज़्यादा मिलेंगी। इसके अलावा इससे वस्तु का उत्पादन ज़्यादा तेज़ी से होगा। नए नए कंपनी आ रही हैं, नए नए मशीन लेकर आएंगे, उत्पादन ज़्यादा होगा, अर्थव्यवस्था का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सारी वैश्वीकरण के फायदे हैं। यह जो आर्थिक मंदी चल रहा था, तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के लागू होने के बाद भारत ने बहुत तेज़ी से तरक्की किया और आर्थिक मंदी का भारत पर उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना पड़ना चाहिए था विश्व के अन्य देशों के मुकाबले। जैसे विकसित देशों में आर्थिक मंदी का काफ़ी बुरा असर पड़ा था, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई थी। लेकिन भारत में आर्थिक मंदी का क्या प्रभाव पड़ा, यह हमारा क्वेश्चन भी है। देखिए, भारत में आर्थिक मंदी का काफ़ी कम प्रभाव पड़ा, या फिर हम यह कहेंगे कि भारत में आर्थिक मंदी का नाम मात्र का प्रभाव पड़ा था, बहुत कम प्रभाव पड़ा था, थोड़ा सा प्रभाव पड़ा था। लेकिन विश्व स्तर पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। इसके 3 कारण थे। पूछा भी जाए कि कितने कारण थे, तो इसके 3 कारण थे। भारतीय पूंजी बाजार काफ़ी मजबूत अवस्था में, आपने पढ़ा होगा कि वह बाजार, हमने चौथा लेसन में पढ़ा भी था कि वह बाजार जो उद्योग और व्यवसाय के लिए केवल दीर्घकालीन यानी लंबे समय के लिए कर्ज उपलब्ध कराता है, उसे भारतीय पूंजी बाजार कहते हैं। तो भारतीय पूंजी बाजार काफ़ी मजबूत अवस्था में, यानी कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है ताकि अगर पैसे की कमी भी हुई तो उस पैसे की कमी को भारत सरकार को कोई नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा। तो भारतीय पूंजी बाजार काफ़ी मजबूत अवस्था में, इसलिए आर्थिक मंदी का काफ़ी कम प्रभाव पड़ा। भारत का सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र, आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र, यह भी काफ़ी मजबूत अवस्था में और बहुत सारे लोगों को इसके तहत रोजगार भी मिलता है। यह भी काफ़ी मजबूत अवस्था में है। जैसे आप देखते होंगे ऐप्स बनाना, फेसबुक वाली कंपनी, मतलब जितने भी ऐप आप नेटवर्किंग से जुड़ रहे हैं, मोबाइल से जुड़े देख रहे हैं, यह सब सूचना प्रौद्योगिकी में आते हैं, जो हमें सूचना प्रदान करती है, जो हमारे टेक्नोलॉजी से जुड़ी है। इसके अलावा यहाँ के इंजीनियर, डॉक्टर और वैज्ञानिक आज भी किसी न किसी बाह्य स्रोत में कार्य कर रहे हैं। मतलब कि भारत के ऐसे भी नागरिक हैं जो किसी दूसरे देश में इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं या वैज्ञानिक हैं, वो कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन पैसा कहाँ भेजेंगे? भारत में ही भेजेंगे। तो ये 3 कारण थे जिससे भारत में आर्थिक मंदी का काफ़ी कम प्रभाव पड़ा। पहला, भारतीय पूंजी बाजार काफ़ी मजबूत अवस्था में था। दूसरा, भारत का सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र काफ़ी मजबूत अवस्था में था। तीसरा, यहाँ के इंजीनियर, डॉक्टर और वैज्ञानिक आज भी किसी न किसी बाह्य स्रोत में कार्य कर रहे हैं, इसलिए अभी भारत में आर्थिक मंदी का प्रभाव काफ़ी कम पड़ा। जब भी पूछा जाए कि आर्थिक मंदी क्या है, तो आप कहेंगे कि आर्थिक मंदी वह प्रक्रिया है जिसमें अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का विकास रुक जाए, यानी कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का विकास न हो, श्रमिकों की छटनी होने लगे, वस्तु की कीमत में काफ़ी कमी आ जाए, लेकिन खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा न हो, वो आर्थिक मंदी कहलाती है। एक बार आर्थिक मंदी आई थी 1929 में, वो अमेरिका से शुरू हुई थी। 1991 की आर्थिक मंदी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो 1991 की आर्थिक मंदी से निपटने के लिए भारत में नई आर्थिक नीति लागू हुई थी 1991 में, जिसके तहत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को लागू किया गया। वैश्वीकरण क्या है? तो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया गया, जिससे पूंजी, श्रम, सेवा, वस्तु के उत्पादन, इस सब का तेजी से विकास हुआ।
आर्थिक मंदी का भारत पर प्रभाव नाम मात्र का पड़ा, जिसके 3 कारण हमने पढ़ लिया। एक ऑब्जेक्टिव आप याद रखिएगा, बीमारू, बिहार, BI से MS से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान और U से उत्तर प्रदेश। ये 4 ऐसे राज्य जिन्हें बीमारू राज्य यानी कि कम विकसित राज्य, इसलिए इन्हें बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा गया। आपसे यह क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है, यह क्वेश्चन आता है अधिक बार कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है, और आप कहेंगे कि कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। ये ऑप्शन आप याद रखिएगा। बिहार बोर्ड का फेमस क्वेश्चन, सिलेक्टिव आंसर यही ऑप्शन में रहता है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो वो कर्नाटक नहीं है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। वैसे आपको पहले से पता है कि वे सारे राज्य जो पिछड़े हैं, विकास कम है, उन्हें बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा गया। यहाँ पर हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है। आई होप यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो कृपया इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। यह हमारा 5वां चैप्टर समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग का 2 चैप्टर और बचा, 6ठा और 7वां लेसन। इसके लिए आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। धन्यवाद, आप हमसे जुड़े रहें।